लोकसभा चुनाव में अब चंद हफ्तों का वक्त बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी मोर्चेबंदी और तेज कर दी है। लेकिन बात 7 मुख्यमंत्रियों की करेंगे जो मोदी रोको मोर्चे के लिए एक मिशन में जुट गई है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बंगाल में ममता बनर्जी धरने पर हैं। कर्नाटक और तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दक्षिण के सियासी दुर्ग पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको इन सब की बात सुनाएंगे। मोदी वर्सेस 7 सीएम जैसे सियासी सीन का हाल भी दिखाएंगे, वो भी इस सवाल के साथ कि क्या 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मोदी रोको मोर्चा बीजेपी के मिशन 400 प्लस को रोक पाएगा। यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उसी पर है, देखिए। आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा। बीजेपी को मदद मत करो। कांग्रेस कहती है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर चुनाव नहीं होंगे। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगा। ममता बनर्जी बीजेपी से दूर रहने के लिए ऊपर वाले का वास्ता देती हैं। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी वोट के लिए देश बेच सकती है। अरविंद केजरीवाल के सियासी शागिर्द भगवंत मान कहां पीछे रहने वाले थे। और ये देश के वारिस बन के बैठ गए। इनके बाप का देश। कभी कहते हम इसका नाम बदल देंगे। देश का नाम बदल दोगे? कितना कुछ बदलोगे? मैंने कहा इतना बदलने की बजाय एक को बदल दो बस, मोदी को बदल दो बस। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ठीक साल भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ये बात कही थी और साल भर बाद पीएम मोदी के खिलाफ देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है। चुनाव में चंद हफ्तों का वक्त बाकी है, लिहाजा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए पूरी मोर्चाबंदी होने लगी है और इस मोर्चे के अहम किरदार तैयार हो चुके हैं। पंजाब में भगवंत मान, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी, झारखंड में हेमंत सोरेन, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, कर्नाटक में सिद्धारमैया और तमिलनाडु में ए.के. स्टालिन। ये वो 7 मुख्यमंत्री हैं जो हर हाल में बीजेपी को 24 का चुनावी चक्रव्यूह भेदने से दूर रखना चाहते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है ममता बनर्जी का, जो 24 के चुनावी चक्रव्यूह के पहले दरवाजे पर मोर्चा संभाले हुए हैं। चोरेদের জমিদার জোরদার চোরের মায়ের বড় গলা শূন্য কলসি বড্ড বাজে বেশি। আজকে ক্ষমতায় আছে তাই সাথে এজেন্সি নিয়ে ঘুরছে, কাল ক্ষমতায় থাকবে না, সব উধাও হয়ে যাবে। तीखे शब्द, कटाक्ष भरे तीर और बीजेपी के हर वार पर पहले से जोरदार पलटवार। गंगा सागर के किनारे वाले सूबे के मुखिया का दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी से 36 का आंकड़ा है। आप चिंता मत करो, आपका साथ दीदी है। अगर दीदी वादा करते हैं तो इसको काम करते हैं। दीदी के इसी भरोसे पर बंगाल 13 साल से ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता सौंपता रहा है। लेकिन 7 साल के दौरान बंगाल की राजनीति बदल चुकी है। एक दौर में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी टीएमसी के गले तक पहुंच चुकी है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में टीएमसी को 22 सीटें मिली थीं। बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी
कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थीं। ये 2019 के नतीजे हैं। लेकिन 5 साल में बंगाल की राजनीति का रण काफी बदल चुका है। ममता बनर्जी जानती हैं कि 24 में टीएमसी के लिए बीजेपी ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए कांग्रेस को किनारे कर बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে আর কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। বিড়ি বাদ দিয়ে জানেই না কোনোদিনও। বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়। जिस तरह के हालात हैं उससे साफ है कि चुनाव आते आते बंगाल में बात बहुत आगे तक जाएगी। ठीक इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे। ममता बनर्जी के बाद बीजेपी के खिलाफ सबसे मुखर केजरीवाल ही हैं। कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हमारा बने चुनाव। तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ईडी के बहाने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की चुनावी राजनीति को साधने की तैयारी कर ली है। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने 1-2 नहीं 5 समन जारी किए, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। आम आदमी पार्टी की दलील है कि ईडी का समन गैर कानूनी है। सरकार का टारगेट अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना और दिल्ली सरकार को गिराना है। बीजेपी कहती है अरविंद केजरीवाल का असली मकसद पत्नी को सीएम बनाना है। क्योंकि बीजेपी तो चाहती है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले, इसलिए बीजेपी तो परेशान ही है। यही तो दिखाता है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी एक है। इसलिए की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, उनकी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म करा जाए। जो अरविंद केजरीवाल जी के बात माने जाते हैं, अब उन्होंने अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी 1-2 दिन में मीटिंग बुलाने जा रहे हैं अपने एमएलए की, और वहां पे वो रिजाइन करेंगे, अपनी धर्मपत्नी की को सीएम का ओहदे के लिए उनको नाम रखेंगे। सभी एमएलए कहेंगे कि जी हम अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, और उसके बाद वो पेश होंगे। अरविंद केजरीवाल की राजनीति केंद्र की सत्ता से ही शुरू हुई थी। 1.5 दशक बाद फिर केजरीवाल केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिसकी वजह भी है दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, 7 पर बीजेपी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि पंजाब में मिली सत्ता से दिल्ली के वोट भी साधे जा सकते हैं, इसलिए केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। सवाल है ईडी वर्सेस दिल्ली सीएम की जंग का फाइनल क्या होगा? ईडी आगे क्या करेगी? जाहिर है केजरीवाल का ऑप्शन जो भी होगा, लेकिन राजनीति जरूर होगी। ठीक उसी तरह जैसे झारखंड में सियासत गरमाई हुई है, जहां हाल ही में नई सरकार सत्ता में आई है। रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया और एमके स्टालिन, ये वो 3 मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के खिलाफ दक्षिण में मोर्चा खोले हुए हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम हैं। तेलंगाना में बीजेपी के मिशन को रोकने के लिए सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मांग की है कि सोनिया गांधी खम्मम, मेडक या नलकोंडा सीट से चुनाव लड़ें, तो सिद्धारमैया लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। एमके स्टालिन दक्षिण में राम मंदिर के चुनावी गणित को गड़बड़ाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही केरल में सीएम पी विजयन और हिमाचल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास बीजेपी के विजय रथ को रोकने की जिम्मेदारी है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुल 118 सीटें हैं। बीजेपी के पास इनमें से सिर्फ 4 सीटें हैं जो उसे तेलंगाना में मिली थीं।
2019 में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस के साथ चुनावी समझौता है। समझौते के तहत 4 सीटें जेडीएस को देनी होंगी, यानी बीजेपी को पूरा दमखम अपने खाते की 24 सीटों पर दिखाना होगा, जो आसान नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है। बजट के बाद कर्नाटक में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश विवादों को हवा दे चुके हैं। संसद में 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया। इस पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है। दावा किया कि जो पैसा दक्षिण तक पहुंचना चाहिए था, उसे डाइवर्ट कर उत्तर भारत में बांटा जा रहा है। ये और बात है कि डीके सुरेश के इस बयान को लेकर कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती है। संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही कहा। मैं सुना कि आज के टीवी में कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहा हूं। अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया, हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं। डीके सुरेश के बयान पर बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बात कही, सुनिए। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400 चुन के आओ सर, मेरा दावा है, ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये बात कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुरा उठे। यानी तमाम विरोधी मोर्चों के बावजूद पीएम मोदी देश की सर्वोच्च सत्ता पर हैट्रिक लगाने को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। सवाल ये है कि बीजेपी के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? जवाब अगली रिपोर्ट में जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दफा तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने की बात कह चुके हैं। खासतौर से राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बेहद हाई है। इसके साथ ही बीजेपी को उन 80 करोड़ लाभार्थियों पर भी भरोसा है जिन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्यों बीजेपी को लगता है कि देश की सर्वोच्च सत्ता पर लगातार तीसरी बार मोदी की सरकार आने वाली है? जवाब जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री ने ये बात 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले कही थी। देश में चंद हफ्ते बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार बजट के जरिए लोक लुभावन वादे करके सियासी समीकरण को साधने का दांव चलेगी। लेकिन वित्त मंत्री की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया। चुनावी साल होने के चलते लोगों ने मोदी सरकार से जो आस लगा रखी थी वो अधूरी ही रह गई। वित्त मंत्री ने भी 24 में चुनाव जीतकर जुलाई में पूर्ण बजट पेश करने का दावा कर दिया। In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. The next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments. लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीद थी कि वित्त मंत्री बड़ा धमाका करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना छठा बजट पेश करते हुए चौंका दिया, क्योंकि ये उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण था। साफ है कि सरकार आत्मविश्वास से भरी हुई है,
लेकिन सवाल बरकरार है। मसलन क्या वाकई बीजेपी लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने वाली है? बीजेपी 400 प्लस सीट जीतना क्यों कंफर्म मान रही है? 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीत को लेकर पीएम मोदी क्यों कॉन्फिडेंट हैं? वो वोटर कौन हैं जो नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जनादेश देकर तीसरी बार देश की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान करवा सकते हैं? जानना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की उस बात को गौर से सुनिए जिसका जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। कल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। जी हां, ये गारंटी ही है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, जिसने पिछले कुछ वक्त के दौरान बीजेपी के लिए बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है। जानना चाहते हैं कैसे? तो 10 साल पहले से शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री बनने के 5 महीने बाद देश में हर घर शौचालय स्कीम की शुरुआत की गई। मोदी सरकार की ये पहली महत्वाकांक्षी योजना थी जिसने आम आदमी की जिंदगी बदलने में अहम रोल निभाया। इसके बाद जन धन योजना, आदर्श ग्राम योजना, स्टार्टअप इंडिया, ग्राम ज्योति योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, अटल पेंशन योजना और पीएम आवास योजना जैसी तमाम स्कीमें लागू की गई। इन योजनाओं के जरिए समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को साधा गया जो अब बीजेपी का सबसे विश्वसनीय वोटर माना जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ 31 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं। पीएम जन धन योजना के अंतर्गत 50 करोड़ 56 लाख लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। उजाला योजना के तहत 40 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। मुद्रा योजना में 34 करोड़ 93 लाख लोगों को लोन मिल चुका है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 34 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा लिया। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ 94 लाख से ज्यादा घर बने। पीएम उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को गैस के नए कनेक्शन मिले। अटल योजना में 5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हो चुके हैं। इसके अलावा 10 साल के दौरान सरकार ने आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की। इन्हीं में केंद्र की मुफ्त राशन योजना भी है, जिसे हाल ही में 2028 तक बढ़ा दिया गया है। फ्री राशन स्कीम से देश की 80 करोड़ आबादी सीधे तौर पर जुड़ी है। बड़ी खबर आ रही है, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है। केजरीवाल के पेश न होने पर ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल लगातार समन देने के बाद भी नहीं पेश हो रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस मामले में 7 फरवरी को सुनवाई करेगा। 7 फरवरी की तारीख अब सुनवाई होगी। ईडी के कहने पर जब पेश नहीं हुए तो कोर्ट पहुंच गई ईडी। वरुण जैन जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। और क्या कहा गया है ईडी की ओर से कोर्ट में, वरुण जैन? लेकिन निश्चित तौर पर केजरीवाल की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने वाली है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो शिकायत राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से दर्ज कराई गई है उसमें बात कही है कि 5 बार जो समन है वो अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी मामले में दिया गया है। वो एक पब्लिक सर्वेंट है और बावजूद उसके समन की तामील नहीं कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब जो मामले की सुनवाई है वो 7 फरवरी को होगी। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से कोर्ट का आगे रुख होता है, क्योंकि लगातार केजरीवाल ये बात कहते आ रहे हैं कि जो ईडी अपना समन दे रही है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है और ये जो समन है पूरी तरीके से गलत है। तो अब कोर्ट किस तरीके से आगे अब सुनवाई करता है, अगर केजरीवाल को नोटिस देकर उनका जवाब कोर्ट की तरफ से आने वाले समय में मांगा जा सकता है, जिसके बाद जो निश्चित तौर पर दिक्कतें हैं वो अब केजरीवाल की बढ़ेगी, क्योंकि वो लगातार ईडी के जो समन है उनकी तामील नहीं कर रहे हैं और पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। जी, तो ईडी का ये जो डर है, ये माफ कीजिएगा, केजरीवाल का ईडी से जो डर है ये बहुत जायज दिख रहा है। केजरीवाल पहले भी कह चुके हैं कि ईडी का सहारा लेकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
देखिए, बिल्कुल केजरीवाल जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जितने भी समन है उनको पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि उनके पास ऐसे कई एविडेंसेस हैं जिससे ये बात पता चलता है कि केजरीवाल की एक्साइज पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं भूमिका थी। तो केजरीवाल ये बात जानते हैं कि अगर वो पूछताछ में शामिल होते हैं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास अधिकार है, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के मन के अंदर जो डर है और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन है उससे उनकी दिक्कतें बढ़ सकती है, और ये एक सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में अब कोर्ट पहुंच गई है, राउज एवेन्यू कोर्ट, और 7 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको झारखंड से बताता हूं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर यह बड़ी खबर है। 5 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई है। हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल की है। 5 दिन की ईडी रिमांड में अभी भी हेमंत सोरेन हैं। आपको बता दें कि सीधा सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। 5 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में यह सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने इस पर याचिका दाखिल की है। 5 दिन की ईडी रिमांड में है हेमंत सोरेन। लगातार उनसे ईडी पूछताछ कर रही है, और अब 5 दिन की ईडी रिमांड के बाद जो है 5 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई होनी है इस पूरे मामले की। और दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए। साथ में एक और खबर आई थी कि जब फ्लोर टेस्ट होगा झारखंड में, रांची में, तो उस समय हेमंत सोरेन शामिल रह सकते हैं। और क्या इसके बारे में जानकारी है, दीपक रावत? जी विवेक, पहले तो हेमंत सोरेन को ये थोड़ी राहत की खबर है कि उनको जब 5 तारीख को यानी कि सोमवार को जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें वो शामिल हो सकते हैं। उनके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी थी कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले रहे हैं जब फ्लोर टेस्ट में किसी नेता को या किसी विधायक को पहुंचना है तो उसे कोर्ट से इजाज़त दे दी गई है, इसलिए उनको भी दे दिया गया है। 11 बजे से फ्लोर टेस्ट होना है 5 तारीख को, तो ऐसे में 11 बजे वो हाउस में उपस्थित रह सकते हैं, इसकी इजाज़त दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो हाईकोर्ट वाला मामला है जिसमें पहले हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है, इलीगल तरीके से हुई है और उसमें उनको राहत मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने हाई कोर्ट में भी अपील दाखिल की और आप सुप्रीम कोर्ट भी आ रहे हैं, लेकिन आप पहले हाई कोर्ट जाइए, वहां पर आपकी सुनवाई होगी और वहां आपको लगता है कि बात नहीं बन पा रही तब आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो उसी अर्जी पर आज हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 5 तारीख को इस पर सुनवाई होगी, यानी कि सोमवार को हेमंत सोरेन की इस पर सुनवाई भी होनी है कि उन्हें क्या ईडी गिरफ्तारी जो हुई है उसमें राहत मिलेगी नहीं मिलेगी। हालांकि इसकी चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से उम्मीद लगाए जरूर बैठे हैं कि उन्हें शायद थोड़ी राहत मिल जाए। 2 दिन का इंतजार है, 5 तारीख को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बात करने जा रहे हैं भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि वो आडवाणी की अनदेखी करते हैं, आडवाणी का सम्मान नहीं करते। लेकिन पीएम मोदी ने आलोचकों को करारा जवाब दिया। राम मंदिर आंदोलन के महारथी को सारथी मोदी ने भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान कर विरोधियों को चुप करा दिया है। कुछ क्षण ऐसे बीतते हैं कि जिसको वो जीवन भर याद रखता है और कहता है कि मेरे इतिहास में ये प्रसंग भी हुआ था। आज का प्रसंग उनमें से एक है। तो 47 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब आजादी मिली, बहुत खुशी हुई थी, आंखों में आंसू आए थे। जब इमरजेंसी लगी थी, फिर वो इमरजेंसी समाप्त हुई, जिस प्रकार से आंखों में फिर से आंसू आए। जब मैं यहाँ आया, नरेंद्र भाई मिले तो आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना, ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। शब्द शून्य हो गए, गला रुध गया, आंखें दबदबा गईं, भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा और संसद के सेंट्रल हॉल में खामोशी ओढ़ ली। ये भाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनापन था, सम्मान था और सवाल था। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती।
जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। प्रधानमंत्री कहते रहे, आडवाणी सुनते रहे और नेपथ्य में सत्ता संघर्ष की राजनीति का वो दौर था जिसने बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। 5 पीढ़ियों की तपस्या का है। तारीख 25 सितंबर 1990, जगह सोमनाथ, गुजरात। यही वो तारीख थी जिसने देश की राजनीति की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी। 1990 में सितंबर की 25 तारीख को सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई थी, जिसे नाम दिया गया था राम रथ यात्रा, जिसे कामयाब करने की पूरी जिम्मेदारी तब बीजेपी महासचिव रहे नरेंद्र मोदी के जिम्मे थी। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के आह्वान के साथ ही बीजेपी की मुख्य धारा की राजनीति में नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। संघ से पार्टी में आने के बाद मोदी गुजरात से दिल्ली तक की राजनीति को परख रहे थे, तब वे दिल्ली में रह रहे थे। बीजेपी का संगठन नरेंद्र मोदी के मैनेजमेंट स्किल को परख चुका था, लिहाजा आडवाणी की रथ यात्रा का मैनेजमेंट उन्हें थमा दिया गया। टोयोटा ट्रक को भगवा रंग के रथ का रूप दिया गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण की अलख जगाने के भाषणों से गूंजती ये रथ यात्रा जिधर से गुजरती थी, वहां राम भक्तों का हुजूम इकट्ठा हो जाता था। रथ पर सवार आडवाणी के बगल में बैठे थे नरेंद्र मोदी, जो सारथी जैसी भूमिका में नजर आते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को अपना गुरु मानते हैं और कई मौकों पर इसका जिक्र भी कर चुके हैं। आडवाणी का बीजेपी को शिखर तक पहुंचाने में जितना योगदान है, उतना ही नरेंद्र मोदी के सफर में भी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच आत्मीयता की वजह इतनी ही नहीं थी। 7 अक्टूबर 2001 हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये वही तारीख थी जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। शपथ ग्रहण समारोह में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहे थे। बावजूद इसके 6 महीने बाद ही गुजरात को सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा था। 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती ट्रेन में आगजनी की घटना में 58 लोग मारे गए, जिसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसके इल्जाम तत्कालीन सरकार पर लगे। इस एक घटना ने पूरे देश की राजनीति को किस तरह से गरमा दिया, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तब केंद्र में भी एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जो खासे नाराज थे। विपक्ष इस्तीफे पर अड़ा था तो पार्टी का एक धड़ा नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर रहा था। गुजरात पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी भी तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा चाहते थे, लेकिन मोदी के राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी इस्तीफे के सख्त खिलाफ थे। इतिहास का वो एक अध्याय है कि अटल बिहारी वाजपेयी वो चाहते थे कि इनको सीएम के पद से हटाया जाए, आडवाणी जी नहीं चाहते थे और बहुत सारे लोग आडवाणी जी के पक्ष में थे। अटल जी एक ऐसे नेता थे जो
कंसेंसस के आधार पर काम करते थे। जब उन्होंने महसूस किया कि कंसेंसस उनके पक्ष में नहीं है, मोदी जी को हटाने के पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने अपना पांव पीछे खींच लिया और मोदी जी बने रहे। ये उस समय का इतिहास है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया है। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने पर लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद इस्तीफा देने की बात तक कह दी थी। आडवाणी तब अटल सरकार में गृह मंत्री थे। ऐसा बताया जाता है कि वाजपेयी जी ने कहा कि मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आडवाणी जी ने कहा कि ऐसा वहाँ पर गोवा की कार्यकारिणी में कर लिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी पर उनका खास स्नेह भी रहा कि वो लगातार उनको करते रहे। उनके मुख्यमंत्री बनने के में उनकी भूमिका बड़ी रही, उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने में उनकी भूमिका बड़ी रही। माना जाता रहा कि आडवाणी के सबसे प्रिय नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी रहे हैं। जब राजनीतिक संकट हुआ था नरेंद्र मोदी पर गुजरात में, तब भी लाल कृष्ण आडवाणी ने ही उन्हें बचाया और उन्हें ताकत दी। लाल कृष्ण आडवाणी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में हमेशा सम्मान रहा, लेकिन दोनों के रिश्ते में खटास का भी दौर आया। 13 सितंबर 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे नाराज आडवाणी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में नहीं पहुंचे। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह आडवाणी को मनाने उनके घर पहुंचे। खबर आई कि आडवाणी का काफिला संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उनका मन बदल गया। वो तो नहीं आए, लेकिन सामने आई उनकी लिखी चिट्ठी, जिसमें उन्होंने लिखा था, जब आप मुझे संसदीय बोर्ड की बैठक की सूचना देने आए थे, तब मैंने अपनी व्यथा और आपकी कार्यप्रणाली पर निराशा के बारे में कुछ कहा था। मैंने आपको कहा था कि मैं ये विचार करूंगा कि आज की बैठक में आकर सबके सामने अपनी बात रखूं या न रखूं। अब ये फैसला किया है कि मुझे आज की बैठक में शामिल नहीं होना है। आडवाणी नाराज थे, लेकिन बीजेपी फैसला ले चुकी थी। आरएसएस का मोदी को पूरा समर्थन हासिल था। आरएसएस ने बीजेपी को साफ कह दिया था कि मोदी के नाम पर अब किसी की हाँ या ना सुनने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को मानना पड़ा। अब मुझे लगता है कि आज मेरे लिए भी गर्व की बात है, गुजरात के लिए तो गर्व की बात है ही इस पार्टी में कि नरेंद्र भाई मोदी को 2014 में बीजेपी की जीत के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को गले लगाया, तो मोदी ने कई बार पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। संसद से सेंट्रल हॉल की ये तस्वीरें 2019 की हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी दोबारा जीत कर आए थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। आडवाणी भी कई बार सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहे हैं। एक किस्सा सुनिए। एक लड़की ने मुझे कहा, मैं जब गुजरात का उल्लेख करने लगा, गुजरात में कैसी प्रगति हो रही है उसका उल्लेख करने लगा, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि आडवाणी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जो है वो अब आपकी पार्टी से भी बड़े हो गए हैं? तो अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो और मुझे सुनकर के तो खुशी होती है, मुझे सुनकर के कोई उसके कारण मन में चिंता नहीं पैदा होती। उस बुजुर्ग को कहा जाए कि आप जो बातें बता रहे हैं उससे बढ़िया बातें तो आपका जो पोता है वो बताता है, उसके मन में खुशी होगी। ऐसा रिश्ता रहा है पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी का, जिसने राजनीति की बंदिशों से आजाद होकर वक्त के साथ एक गुरु और अभिभावक का आकार लिया। यही वजह है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी खुशी जाहिर करने में देर नहीं की। लिखा, आडवाणी जी हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी दशकों तक पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्ध रहे।
उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत मौके मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों में लाल कृष्ण आडवाणी के प्रति अपनत्व का संपूर्ण सार है। जन्मदिन का मौका हो या फिर पार्टी की जीत का मौका, पिछले एक दशक के दौरान जब भी अवसर मिला, पीएम मोदी भारत रत्न आडवाणी जी का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचते रहे। अटल आडवाणी की जोड़ी ही थी जिसने बीजेपी को वो उत्थान दिया जहां पहुंचने के लिए विरोधियों की दशकों की सियासत भी नाकाफी साबित होती रही है। बीजेपी के लौह पुरुष को भारत रत्न मिलने से खुशी जाहिर है।